और व्यापारी इस बात को लेकर नाराज थे कि टैक्सेशन जबरदस्ती लादा जा रहा है। 21 दिन बाद आखिरकार हड़ताल को वापस लिया गया या यूं कहें कि स्थगित किया गया है, लेकिन अब भी महाराष्ट्र के व्यापारी हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं। और एसोसिएशन के सचिव किरण मेहता जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की ओर से गफूर खान साहब भी। मेहता जी, लगातार इस परिस्थिति में जनता तक क्या संदेश पहुंचे कि व्यापारियों की हड़ताल खत्म हुई है या नहीं, या फिर यह माना जाए कि देश की राजधानी में हड़ताल खत्म हो गई है लेकिन आर्थिक राजधानी में हड़ताल जारी है? आज शाम को हमारी मीटिंग है, तो उसमें आगे का रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अभी भी हमें महाराष्ट्र, गुजरात, जैसे मैंने बताया, यूपी, साउथ, वो सब जगह हड़ताल जारी है। और अभी तक हमारा यही रवैया है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमें कमिटमेंट नहीं मिले। लेकिन मेहता जी, ये स्थिति आई क्यों कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपके कुछ जो संगठन हैं वो अगर आश्वस्त होते हैं कि 11 तारीख तक के हम अल्पविराम लगा सकते हैं, हड़ताल पर स्थगित कर सकते हैं, तो आखिर आपको कहां शक नजर आता है सरकार की नीयत में कि हड़ताल अभी भी आपने वापस नहीं ली? अभी भी जैसे मैंने बताया, लगातार न्यूज आ रहे हैं कि भाई एक्साइज की यहाँ रेड हो गई, वहां रेड हो गई जी। तो उससे हम लोग चिंतित है कि हम भी हमारी दुकान कल खोल करके बैठे, फैक्ट्री खोल करके बैठेंगे तो उसमें भी एक्साइज के अफसर आ सकते हैं और हमें दिक्कत हो सकती है। जैसे इंस्पेक्टर राज मैंने बताया, उससे हमें परेशानी हो सकती है। सरकार की नीयत पर सवाल है दरअसल, और उस व्यवस्था को ठीक करने की आपकी जिद है। लेकिन गफूर खान साहब जी, एक लगातार ये आरोप लगते रहे सरकारी व्यवस्था पर कि इंस्पेक्टर राज जो है वो हावी हो जाता है, व्यापारी लूट लिए जाते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि ऐसा कोई ठोस आश्वासन उन्हें दिया जाए या फिर कुछ कमिटमेंट के तौर पर एग्जाम्पल सामने लाया जाए? देखिए साहब, ये जैसे मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये हमारा जो मैकिंग है, मैकिंग तो हम जब गोल्ड खरीदने को जब जाओगे तो मैकिंग का एक सीलिंग होता है कि भाई इतने कैरेट के ऊपर या इतने तोले के ऊपर इतना मैकिंग लेना चाहिए। कभी कभी इनका कभी बोल रहे 150 रुपया हम ले रहे हैं, 115 रुपया ले रहे हैं, कभी 450 रुपया ले रहे हैं। तो इनका मैकिंग जो रेट है वो अल्टीमेट सब मिला के वो चला जाता है सबसे ज्यादा। मेहता जी बताएं, क्या ये जो आरोप लग रहे हैं ये सही है कि आप लोगों ने ईमानदारी के साथ बरकरार नहीं रखी है इन चीजों को लेकर के? मेकिंग चार्जेस का जैसे बताया वो हर एक आइटम पर अलग अलग रहता है। जैसे चेन है तो मशीन चेन पे कम मजदूरी लगती है, बंगड़ी मशीन से जो आइटम बनती है उसमें कम मजदूरी रहती है, जिसमें कारीगर वर्ग ज्यादा है, जिसमें इसमें बंगाली लाखों के बंगाली वर्ग है जो हाथ से काम बनाते हैं, एक एक सेट बनाते हैं तो उनको 7-7 दिन लगते हैं, तो उसमें मजदूरी ज्यादा रहती है। इसलिए वो तो ट्रेड का वो है कि जिसमें मेहनत ज्यादा है उसका आप चार्ज ज्यादा जोड़ते हैं। ये इसका जवाब हुआ। आगे बताएं गफूर साहब। नहीं साहब, देखिए जैसा कि मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, बॉम्बे या कहीं जो कलकत्ता के जो कारीगर है तो इसके अंदर स्पेशलिस्ट है, कलकत्ता के कारीगर, चाहे साउथ का हो चाहे कहीं का भी, अगर गोल्ड मेकिंग होता है तो वो एक स्पेशल कारीगर होते हैं। बिल्कुल इनकी बात सही है कि उस कारीगर का एक सीलिंग तो होना चाहिए ना साहब। आप सिंगापुर से मशीन से कहीं कितना इंपोर्ट होता है, कहीं कितने चेन्स वगैरह जो है, बैंगल्स है, चेन है, ये सिंगापुर से इंपोर्ट होता है, हमारे नहीं होते। कुछ मेहता सब सामने बैठे हुए, तो हम यहाँ अपने पास भी मशीनें हैं, उसके बावजूद भी बाहर से आती। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सीलिंग तो होना चाहिए ना साहब। कोई भी चीज की आप कारीगर को अगर आप 100 रुपया देते हो तो 100 रुपया बता लीजिए ना। आप उसको 150 रुपया देते हो तो 150 रुपया लीजिए ना। आप 450 रुपया अगर दोगे तो 300 रुपया जो कंज्यूमर से आप ले रहे हो वो उसके अंदर कोई रसीद नहीं है, कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं, मेकिंग चार्ज देगा उसके नाम पे। आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी चाहती है जनता, ट्रांसपेरेंसी चाहती है। का शक इस बात पर है, क्या इसके लिए कोई ठोस कदम व्यापारी उठा सकते हैं कि वो आश्वस्त हो और ये आरोप व्यापारी वर्ग पर न लगे? जैसे लेबर चार्ज का बात बताया, उसमें तो ऐसा है कि भाई हर एक शोरूम का अलग अलग रहता है वो कितना लेबर लगाए। जैसे कल ही में पढ़ रहा था, दूध का भाव अभी हमारे यहाँ 52 रुपीज लीटर हो गया। परसों में गुजरात गया था, वहां पे 20 रुपया लीटर गाय का दूध मिलता है, अमूल का दूध 30 रुपये मिलता है। माने दूध के भाव में भी यदि 20 रुपये से लेकर के 52 रुपया इतना डिफरेंस है हिंदुस्तान में, एक ही माने गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये तो जो सोने का जो मामला है भाई उसमें भी ऐसा ही है कि भाई उसमें जैसी कारीगरी रहेगी उसी हिसाब से आप मेहनताने का पैसा जोड़ते हैं, ये आपका जवाब है। लेकिन क्या इस बात से भी आप इनकार करेंगे, खासतौर पर व्यापारी वर्ग की ओर से, कि जब ईयर एंडिंग होती है तो रसीदें फाड़ी जाती है बैठ करके, और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल जो खड़े होते हैं, सरकार इसलिए चाहती है कि लगाम लगाया जाए और टैक्सेशन की बात इसीलिए आएगी? सरकार का ऐसा इरादा लगता है कि भाई सोने पर जो हिंदुस्तान का जो आज बड़ा वर्ग जो सोने में जो पैसा डाल रहा है
उस पर रोक लगाई जाए, ऐसा प्रणव दा के स्टेटमेंट से ऐसा लगा था हमको पहले जी। लेकिन इसमें एक उनकी ये जो राय है कि भाई इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत माने ये सोचने लायक बात है कि ऐसा क्यों बताया। क्योंकि जो 2008 में पूरे विश्व में जो मंदी आई और हिंदुस्तान मंदी से बचा था, उसका प्रमुख कारण सोना था। हमारा जो सीक्रेट रिजर्व जो बोलते हैं, हिडन रिजर्व, वो सोने में हर एक स्त्री के गले में मंगलसूत्र रहता है, तो उसका वो लाइफ इंश्योरेंस वो है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो जो मंगलसूत्र है वो लाइफ इंश्योरेंस है। इट इज ट्रेडेबल, कभी भी उसको माने आप जाकर के वो बेच भी देगी लेडीज, तो उसे तुरंत कैश मिल जाता है। हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार है पूरी दुनिया। हाँ जी, और इतना बड़ा रिजर्व है हमारे पास सोने का, इसलिए हम हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई हिला नहीं सकता है। इसका प्रमुख कारण सोना है। और इतने ज्वेलर्स जो आज हजारों साल से जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी के इसकी क्रेडिट जाती है। मेहता जी, बहुत आखिर में, चूंकि वक्त अब खत्म हो चला है, सरकार ये चाहती है कि हिसाब किताब बराबर व्यापारी अगर उन्हें दे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। क्या यहाँ गुंजाइश नहीं बनती कि हिसाब किताब को लेकर के जो सरकार चाहती है उस पर हामी भरी जाए व्यापारियों की ओर से? हिसाब किताब हमारे मोस्टली सभी के ऑडिट होते रहते हैं जी, और स्टॉक बुक भी सब मेंटेन करते हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे जो हिसाब है कि भाई ऑन अकाउंट ऑन अप्रूवल माल दिया, सरकार को शंका इसी बात की है कि ये बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है और फिर कालाबाजारी होती है। यही हो रहा है सरकार में। बता, जिस तरह से आप लोगों ने उन्हीं छोटे छोटे लोगों को लेके ही आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल किए, तो जो छोटे छोटे लोगों को लेके ही ये पारदर्शिता लाई है ना। लेकिन इसलिए गला तो नहीं घुटाना चाहिए हमारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा गला आप पारदर्शिता लाइए सरकार के सामने। बहुत आखिर में अब दोनों ओर से अपनी अपनी शर्तें रखी गई है। एक कदम ये बढ़े, एक कदम आप, क्या रास्ता हो सकता है कपूर साहब? देखिए, आज कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, इस तरह से आप काम करिए पारदर्शिता के साथ में। सरकार आपके पारदर्शिता चाहते हैं, आप व्यापारी पारदर्शिता चाहते हैं, जिस एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, आप दिशा में बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के व्यापारी अपनी हड़ताल सरकार का जो रेवेन्यू है आप दीजिए, सरकार आपको संरक्षण देगी। बताएं। अभी मेरा ऐसा यही सरकार को कहना है कि एक गुजराती महात्मा को ट्रेन से जो फेंका था महात्मा गांधी जी को, तो उन्होंने पूरी अंग्रेज सल्तनत को उठा कर फेंक दी। यहाँ पे टैक्सेशन की मामला है, ये जो है यदि हमें ऐसा करेंगे मैं उससे अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब चूंकि आपने दूध का दिया तो मैं आपको बता दूं, दूध जो है व्यवसायी वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आज अब इस स्थिति को समझा जा सकता है कि का मामला था। महाराष्ट्र के व्यापारी गफूर साहब अभी भी आश्वस्त नहीं है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है यकीन उन्हें हो नहीं रहा। आज एक बड़ी रैली करने वाले हैं मुंबई शहर में ये व्यापारी। देखना ये इसके बाद क्या फैसला करते हैं और तब उसके बाद परिस्थितियां शायद और भी साफ हो पाएगी पूरी आवाम के सामने। बहरहाल आप इस खास चर्चा में स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया गफूर साहब, और मेहता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे अनुमति दें।